खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टूट के डर से बेंगलुरु के होटल में ठहरे कांग्रेसी विधायकों के मेजबान कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार सुर्खियों में हैं। उन पर इनकम टैक्स के छापों की गूंज संसद तक में सुनाई दी। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये छापे बेंगलोर के रिजॉर्ट में डेरा जमाए बैठे गुजरात कांग्रेस के विधायकों को डराने धमकाने के लिए डाले गए। खड़गे के मुताबिक सिर्फ एक राज्यसभा कैंडिडेट को हराने के लिए यह सब किया जा रहा है। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने साफ किया कि आईटी की टीम को विधायकों वाले रिजॉर्ट में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मंत्री जी वहां छिपकर बैठ गए थे। किसी कांग्रेसी विधायक की तलाशी तक नहीं ली गई। लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई के बाद आग बबूला है। बड़ा सवाल यह कि आखिर अपने मंत्री के लिए छापे से इम्यूनिटी क्यों चाहती है कांग्रेस, और इन छापों की टाइमिंग क्या छापों का राज्यसभा चुनाव से कनेक्शन जाहिर करती है, जोड़ती है? इसी पर करेंगे हम बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव क्यों हो गए इतने अहम? कांग्रेस क्यों नहीं बचा पा रही अपनी साख? गुजरात कांग्रेस असेंबली मेंबरान के मेजबान वजीर पर शिकंजा। क्या है आईटी छापे का इंतखाबी कनेक्शन? सरकारी तानाशाही और गुंडागर्दी से आप क्या सोचते कि हम डरेंगे? महंगा पड़ेगा ये सब। ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट में छापेमारी के मामले पर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन ने छापेमारी की टाइमिंग को लेकर हंगामा किया और वेल में आकर हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर छापेमारी करनी ही थी तो 1 माह कबल या 1 माह बाद करते। वहीं मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि ये छापेमारी महज डीके शिवकुमार की रिहाइशगाह पर थी, न कि कांग्रेस मेंबरान असेंबली के कमरों पर। इसका सीधा संबंध इन रेड का, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे आप 1 महीने बाद कर सकते थे, 1 महीने पहले भी कर सकते थे। ये आज क्यों कर रहे हैं? As of today, as of now, they have taken him to his residence, and there is no tax official at the resort. No search at the resort has taken place. No search on any MLA has taken place. A particular minister of Karnataka was being searched. Since he had gone and parked himself in the resort certainly is not an immunity area where he can get an immunity from the laws, and therefore they have gone there to take him to his residence. He has been now taken to his residence and is being interrogated at his residence. ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद सियासी गलियारों में कोहराम मच गया है, क्योंकि वहां गुजरात के मेंबरान असेंबली मुकीम थे और इसकी वजह से अपोजिशन छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सब बरहम है। पहले भी कांग्रेस की जानिब से बीजेपी मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त और उनको डराने धमकाने के इल्जामात लग चुके थे, लेकिन अब इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर इनकम टैक्स के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम लगा दिया है। चुनाव आयोग से मिले और वहां हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से एक रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारे एमएलएस को धमकाया जा रहा था, गुजरात में हमारे एमएलएस को डराया जा रहा था, उनके परिवारों को धमकाया और डराया जा रहा था। इसलिए जरूरत पड़ी कि उनको बेंगलुरु ले जाया जाए, और हमें ये शंका है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाए ताकि 8 तारीख को वोटिंग में वो शामिल न हो सके। कोई कार्रवाई किसी ने करनी है तो बिना चुनाव आयोग के पूछे नहीं कर सकता। ये हमारी मांग है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। लोकतंत्र पे हमला है, ये लोकतंत्र संविधान पे हमला है और ऐसा आज तक कभी नहीं। वहीं छापेमारी के बाद कांग्रेसी मेंबरान असेंबली के मेजबान कर्नाटक के वजीर डी शिवकुमार सुर्खियों में आ गए हैं और इस छापे को कांग्रेस गुजरात इलेक्शन से जोड़कर देख रही है, जबकि बीजेपी इसे महज इनकम टैक्स का छापा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो इन छापों का राज्यसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। राजकुमार भाटी साहब सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद निषाद साहब स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, वो हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। और खालिद इबादुल्लाह साहब जो कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, वो हमारे साथ कोलकाता से लाइव मौजूद हैं।
गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। कांग्रेस जिस तरह के सवाल खड़े कर रही है, पार्टी आग बबूला है इस छापे के बाद, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यूपीए का जब शासनकाल था तब सीबीआई को केज्ड पैरट कहा गया, पिंजरे में बंद तोता कहा गया, तो आपकी जिम्मेदारी तो यह थी कि आप इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सरकार के प्रभाव से मुक्त करके दिखाते। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे तो यह आरोप और ज्यादा दृढ़ता के साथ आपके ऊपर लगा कि भाई सरकार के कहने पर कहीं ना कहीं यह सब कुछ किया जा रहा है। छापेमारी जो हो रही है वो सरकार के दबाव में हो रही है, आईटी की यह कार्रवाई, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी। नहीं देखिए, पहली बात समीर भाई, ये छापेमारी यहां हुई, इतने ममता बनर्जी को देख लीजिए, लालू यादव को देख लीजिए, वीरभद्र सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को देख लीजिए। पिछले 60 साल में इन लोगों ने अकूट संपत्ति इकट्ठी की और वह भ्रष्टाचार से की, देश को लूटा। अब जिन लोगों ने लूटा, जो सत्ता में पावर में थे, तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ होगी ना। और आप चीजों को, मैं कहता हूं आप प्रश्न करिए, हो सकता है आप कहेंगे टाइमिंग को लेकर, लेकिन इसको गुजरात से सीधे लिंक करके आप कर दीजिए, आप इंटेंशन पे डाउट कर दीजिए, आप सवाल कर dीजिए, इसको गुजरात से लिंक कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप फैक्ट ऑफ द केस पे क्यों नहीं जवाब देते? आप 9.5 करोड़ कैश उसके पास क्यों था? 982 करोड़ शिव कुमार जी के ऊपर पेनल्टी इसी रिजॉर्ट के लिए क्यों लगी थी पेनल्टी? उसके बाद वो वहां पे क्यों छुप के बैठे हुए थे? जब आईटी के लोग गए तो उनने कौन से डॉक्यूमेंट फाड़ने की कोशिश करी जिसको आईटी के लोगों ने जब्त कर लिया? उसके बाद आपके जो विधायक हैं जिनको कि गुजरात में रहना चाहिए, वहां 224 लोगों की मौत हो गई है, जो बाढ़ इतनी भयंकर आई हुई है, वहां पे जनप्रतिनिधि का काम होता है आपके ऊपर है ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सेवा करें, आप रहने ही नहीं दे रहे उन्हें गुजरात में, अय्याशी कर रहे, तो आप इनका, अरे तो ऐसे तो आरोप का, फिर तो आप कुछ भी कहेंगे कि मैंने भ्रष्टाचार इसलिए किया कि मुझे पैसे की जरूरत थी। अरे चोर कहता है कि मैंने आत्मरक्षा के लिए किया। अब इन चीजों का तो आपके आरोपों की 2 चीजों को चलो आप लगाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट पे तो जवाब दीजिए। आप बताओ कि आप अपने एमएलए को वहां से लेके भगा के आ रहे हो। अरे जब देश में कानून, इसका मतलब आप कह रहे हो कि देश के कानून पे आपका विश्वास हट गया है? अगर हम लोग आपके एमएलए को खरीद रहे हैं तो आप कानून में कोर्ट में कीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए, आप प्रूफ दीजिए, हम उसकी सजा, मतलब आप कह रहे हो कि ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि सत्ता में भाजपा है। ठीक है, यानी आपके हिसाब से हवा में आरोप लगा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, मैं शिवकमल दत्ता साहब, डॉक्टर दत्ता भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है, मैं उनका तारुफ कराना भूल गया था। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस के रवैये पर कि पार्टी इतनी आग बबूला क्यों है, आईटी ने रेड की है, अगर आपके जो मंत्री साहब हैं वो साफ सुथरे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, इतनी परेशान क्यों है पार्टी? और एक बड़ा सवाल जिसका मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए, इम्यूनिटी क्यों दे दी जाए? 9.5 करोड़ डीके शिव कुमार साहब को इम्यूनिटी क्यों मिल जाए? क्योंकि वो विधायकों वाले रिजॉर्ट में जाकर छुपे हुए थे, इसलिए उनके खिलाफ कुछ ना हो? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आज जब सुबह ये खबर आई तो ये पार्लियामेंट के गलियारों के अंदर भी हर आदमी के मुंह पर एक ही बात थी कि इसकी टाइमिंग्स कौन सी हैं, और ये खास तौर पर क्यों छापा वहां मारा गया जहां पर हमारे एमएलएस थे। बाद में शाम को अरुण जेटली जी ने इसकी सफाई दी कि हमने वहां एमएलएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, चूंकि सुबह इस पर हंगामा हो गया था। जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये कार्रवाई इस ऐसे वक्त में क्यों हुई छापा नहीं मारा जबकि ये सारा मामला वहां पे रिजॉर्ट पे? अरे भैया, आप सुनिए जनाब, अगर आपको बोलना है तो आप बोल लें, फिर मैं खामोश। वहां पे छापा कहाँ मारा? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ, तो 2 बात आप गलत कह रहे हो। एक मिनट। अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब आप बोल रहे थे आप तो सारा ही गलत बोल रहे थे। वहां पे गलत सही हम डिसाइड कर लेंगे। जी, मीम अफजल साहब, 9.5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, हाँ, उसका हिसाब तो उनसे लिया जाएगा ना। आप कहे को ये बता रहे हो कि 9.5 पकड़े गए, सुबह पहले 5 करोड़ की बात आई दिल्ली से, फिर उसके बाद पता लगा दिल्ली में 2.5 करोड़ पकड़े गए। सुबह से फिगर्स बदल रही हैं, ये कौन बदलवा रहा फिगर? पैसे कहाँ हैं? आपने टेलीविजन पे दिखाया कितने पैसे पकड़े हैं? या ऐसे ही अपने हवा में बातें करते हैं आप लोग?
मैं ये पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे छापे मार सकते हैं, सरकार को इसका पूरा इख्तियार है, लेकिन मुझे बताइए कि हमने कितने मसले उठाए। सहारा बिरला डायरी, आज डायरी का भी जिक्र हो रहा है, सहारा बिरला डायरी, उसमें सरकार कितनी एक्टिव है। मुझे बताए 20,000 करोड़ का जो जीएसपीसी हमने स्कैम गुजरात का जिसका भांडा फोड़ा, उस पर कोई एक्शन हुआ आज तक? मुझे बताया व्यापम के अंदर नहीं, मीम अफजल साहब, पुरानी बातों पर हम क्यों जाएं? कोई आज तो मुद्दा जो है वो डीके शिव कुमार साहब का है ना। मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कांग्रेस पार्टी इतनी आग बबूला क्यों है? अगर आपके मंत्री पर छापा पड़ा तो, और उसे राज्यसभा चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ये राज्यसभा जब सभा से चुनाव हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ और वो गुजरात के थोड़ी है, गुजरात के एमएलए थोड़ी है शिव कुमार समीर साहब। हाँ, अरे सुन लो भैया, सुन लो। वो रिजॉर्ट उन्हीं का है, वो वहां मौजूद थे, इनको पता था आज वहां मौजूद हैं, इन्होंने जाकर वहां छापा मारा। आपको पता है जो लोग गुंडागर्दी करते हैं और जो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, वो जाकर किसी एक आदमी को पीट देते हैं और उससे पूरे इलाके के अंदर एक दहशत फैला देते हैं। अभी जो लिंचिंग हुई है उससे पूरे देश के अंदर एक दो वाकयात जब शुरू में हुए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर खौफ हिरास फैला नहीं फैला। आप हमारे एमएलएस को वहां धमकाने के लिए और उनको खौफजदा करने के लिए गए थे, और वहां पर इसलिए आपने छापा मारा कि हम उस वजीर को नहीं छोड़ेंगे, उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुमको। मुझे ये बताइए, आपकी इतनी दिलचस्पी हमारे एमएलएस में क्यों है? वो चाहे जाकर बेंगलोर रहे, चाहे वो जाके जापान में रहे, आपसे लेना क्या है उसका? आप क्यों परेशान हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं हम क्यों परेशान हैं? अरे हम तो परेशान होंगे। आपने 15-15 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात की है उनको, हमारे पास सबूत मौजूद है, हम बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मीम अफजल साहब, ये अगर आप ही की पार्टी के सारे विधायक आपकी लीडरशिप में यकीन रखते हैं तो 15 करोड़ क्या कोई 50 करोड़ भी दे देगा तो वो क्यों जाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं कि आप धमकियां देंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 50 करोड़ रुपए मैं समीर साहब आपको रिश्वत देने लगूं और ये कहूं कि साहब मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, मेरी ये खबर चला लीजिए, ये जुर्म है या नहीं? या आप ये पूछेंगे क्या समीर ने खबर चलाई या नहीं चलाई? आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उसने वो 15 करोड़ में बिक गया या नहीं बिक गया? ये तो ये जानते होंगे, हम तो ये जानते हैं कि उनको ऑफर किया गया और हमने उनको कहा कि आप ये ऑफर कर रहे हो, हमारे लोगों को दड़ा रहे हो, धमका रहे हो। तो मुझे ये बताइए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे पूछिए कि क्या आपने 15-15 करोड़ रुपए आपने लोगों को ऑफर किए हैं? क्या आप एक ये मुझे बताया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नहीं, उससे तो इनकार कर दिया ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, उससे इनकार कर रहे हैं। और ये सवाल तो जाहिर है उनसे पूछा जाएगा कि क्या ऐसा लालच दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल पूछना पड़ेगा ना कि उसके अपने विधायक दूसरी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार क्यों बैठे हैं? क्यों आपको उन्हें रिजॉर्ट में ले जाकर बंद करना पड़ा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इनसे पूछिए जी कि अहमद पटेल साहब में ऐसी क्या खुसूसियत है कि आप नहीं पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ गई है कि उनको नहीं जीतने देंगे? अभी तक कितने राज्यसभा के चुनाव हुए, कोई खबर आई खरीदो फरोख्त की? कहीं कोई खबर आई किसी ने हंगामा किया? ये अहमद पटेल के पीछे हाथ धो के पड़ने का मतलब बता दे बस कि वो क्या है, क्यों अमित शाह उसके पीछे पड़े हैं? ठीक है मीम अफजल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी एनडीए का हिस्सा बनी है जेडीयू। अरविंद निषाद साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद निषाद साहब, जेडीयू का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? क्योंकि ये बातें बिहार में भी हुई थी कि भाई कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसको आपने खारिज कर दिया। लालू यादव अभी भी ये बोल रहे हैं। अब एक बार फिर वही आरोप लग रहा है कि राज्यसभा इलेक्शन के लिए भी यही सब कुछ हो रहा है। देखिए लालू जी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। भ्रष्टाचार के मामले पर मुझे कुछ ज्यादा बताने की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, नारायण मिश्रा जो बिहार डीजीपी, बिहार पुलिस के डीजी थे, उनके घर पर भ्रष्टाचार के आरोप जब उन पर साबित हो गए तो उनके घर पर बच्चों के लिए स्कूल खोला गया और बड़े बड़े अधिकारियों की संपत्ति को सरकार ने जब्त किया।
तो भ्रष्टाचार के मामले पर हमको ज्यादा कुछ आज बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक डोमेन में हमारा कार्रवाई और हमारी नीतियां और हमारे सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति कार्यक्रम है वह आम जनता के बीच है। एक दूसरी बात, जिस सवाल पर हम लोग आज लेकिन आम जनता के बीच अब एडीआर की रिपोर्ट भी है गुजरात के जिसमें 75% जो नया मंत्रिमंडल बना नीतीश कुमार का 75% मंत्री दागी हैं, लेकिन यहां पर दाग अच्छे हो गए। अब नहीं, देखिए जो जिन मंत्रियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनका केस का नेचर कुछ अलग है। जो भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति होता है, जब वह धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है या चुनावी क्षेत्र में जाता है तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में अनेक तरह के लोग मुकदमे झेलते हैं। इसलिए यह कहना कि लोग दागी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन खैर, जो गुजरात के एमएलए कर्नाटक में जो बंद हैं, मैं ये सवाल जानना चाहता हूं कि इसके पहले गुजरात के 6 एमएलए ने इस्तीफा देकर के बीजेपी में जो शामिल होने का काम किया और कर्नाटक में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर एक रिसोर्ट में सरकार की निगरानी में उन विधायकों को क्यों रखा गया है और वहां पर माननीय मंत्री जी के निगरानी में सारे लोग थे। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उन कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनके नेताओं पर उनके अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है या उनके नेतृत्व क्षमता पर आज विश्वास नहीं है? यह प्रमुख सवाल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के मनगढ़ंत किस्से कर रही है। एक आध सवाल बीजेपी से भी कर लीजिए या बिल्कुल सरेंडर कर गए? अभी चंद रोज पहले वो तो सरेंडर कर भाटी साहब, लेकिन जवाब दीजिए कि लीडरशिप की भी कमी है क्या जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई? जिस बात का जिक्र बार बार मीम अफजल कर रहे हैं, आरोप तो आप लगा सकते हैं, लेकिन क्यों आपके विधायक छटक कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं? इस सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, विपक्ष को सोचना तो पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है, राजनीति को खुली मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हाँ। और ये सवाल कांग्रेस से या किसी दूसरी पार्टियों से जिन्हें तोड़ा जा रहा है, हर स्टेट में पार्टी तोड़ी जा रही है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनसे करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी से की जानी चाहिए। आज आप जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे और आप जो आरएसएस के संस्कारों की बात करते हैं, क्या आपको आरएसएस के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है? आपके यहाँ तो आरएसएस से तपे तपाए आप कहते हैं, हालांकि हम तो कहते हैं कि बिगाड़ के भेजे जाते हैं कार्यकर्ता, लेकिन कहते हैं कि तपे तपाए कार्यकर्ता आते हैं, उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, संस्कृति सिखाई जाती है। लेकिन क्या अब उस आरएसएस के ऊपर भरोसा नहीं है कि तमाम पार्टियों को तोड़ तोड़ के आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? ये पार्टी फिर पार्टी विद डिफरेंस कहां रह जाएगी? और आज माफी के साथ कहना चाहता हूं, छवि ये बन गई है भारतीय जनता पार्टी के जो 2 शीर्ष नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ऐसा दिमाग में एक प्रेजेंटेशन आता है कि 2 शिकारी हैं, कंधे पे राइफल है, एक तरफ जाल है और थैला में चारा है और निकल पड़े हैं शिकार पर। नहीं तो शिकार पर निकल पड़े, लेकिन विपक्ष शिकार हो क्यों रहा है? पहले लालच देते हैं, ये रोकना तो आपको पड़ेगा ना। देखिए सभी तरह के लोग होते हैं। जब आपके विधायक शिकार होने के लिए तैयार होंगे तो फिर आप ब्लेम कैसे करेंगे? बीजेपी सत्ता में बड़ी ताकत होती है, सत्ता पहले लालच देती है, फिर डराती है, फिर उत्पीड़न करती है, छापे डलवाती है, जेल में भेजती है। हर आदमी में हिम्मत नहीं होती सत्ता का शोषण सहने की, आदमी डर जाता है, टूट जाता है। लेकिन क्या इन्हें सत्ता में इसलिए बैठाया गया है? देश की सेवा करने के लिए बैठाया गया है, विकास के काम करने के लिए बैठाया गया है, जो वादे चुनाव में किए थे उन्हें पूरे करने के लिए बैठा गया है, या पार्टियों में तोड़फोड़ करने के लिए बैठाया गया है? उनकी नैतिकता कहां गई? इनके जो ऊंचे ऊंचे दावे थे वो कहां गए? आज पूरे देश में हाहाकार है इनकी वजह से। चाहे आप हाहाकार है, पूरे देश में हाहाकार है, विपक्ष में हाहाकार नजर आ रहा है। बदुल्ला साहब, मानेंगे आप इस बात को? क्योंकि अगला नंबर टीएमसी का ऐसा लग रहा है। आज बीजेपी के जो तेवर थे ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, साफ कह दिया गया कि नैतिक अधिकार ही नहीं है ममता बनर्जी को बने रहने का, क्योंकि उनके भतीजे पर भ्रष्टाचार के, करप्शन के गंभीर आरोप हैं। ये बंगाल की जनता बोलेगी, बीजेपी के नेताओं के बात सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। दूसरी बात है कि आज हिंदुस्तान में आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की बात हो रही है,
गौरक्षक घर घर जाकर मार रहे हैं। ना गौरक्षा पे कहां पहुंच गए आप? मॉब लिंचिंग कब इशू थोड़ी है? मैं बात मुझे आने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। क्यों है? पूरे हिंदुस्तान की परिस्थिति ऐसी है कि हर लोग को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये ऐसे अवस्था में ये लोग अपने वर्करों से आम आदमी को डरा रहे हैं, और जब नेताओं की बारी आती है तो वो लोग जाते हैं, इनकम टैक्स का सहारा लेते हैं, कभी ईडी का सहारा लेते हैं, कभी सीबीआई का सहारा लेते हैं। जैसे जैसा कैटेगरी है उसी कैटेगरी से ये लोग बीजेपी वाले इसको यूज कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अमित शाह पहले टीवी में मैं देख रहा था, अमित शाह के घर के नौकर के तरह सीबीआई काम कर रही है, अमित शाह के नौकर घर के नौकर के तरह इनकम टैक्स काम कर रही है, अमित शाह के और मोदी जी के घर के नौकर के तरह इनकम टैक्स वालों ने ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ गुजरात के एमएलए लोग के नहीं, आज पूरा देखे, बंगाल में देखे कि हर एमपी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कोई ना कोई कारण दिखा के सीबीआई का धमकी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपना दल को छोड़कर हमारे दल में आ जाए। ये अंदरूनी बात समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जनता उसको समझ गई है। बीजेपी वाले लोग आज मालूम हो गया है कि बीजेपी की छवि क्या है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह सिर्फ और सिर्फ लालच, गद्दी की है। उनको और न हिंदुस्तान की सोच है, न हिंदुस्तान की फिक्र है, न हिंदुस्तान की तरक्की की फिक्र है, न हिंदुस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का फिक्र है, न हिंदुस्तान के 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की फिक्र है। यह फिक्र सिर्फ है कि कैसे करके दल को तोड़ो, एमएलए को लाओ, एमपी को लाओ और अपना दल को मजबूत डराया धमकाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आपको डराने धमकाने का काम कर रही है। खालिद अहमदुल्लाह साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। डॉक्टर दत्ता, आने वाले आप देखिए कि पूरा विपक्ष एक सुर होकर ये आरोप लगा रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को लालच दिया जा रहा है। इन सारे आरोपों से कैसे निपटेगी बीजेपी? और नैतिकता का जो सवाल है, क्या उसके अब कोई मायने नहीं रह गए? समीर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल वेंडेटा या फिर आपके पॉलिटिकल विच हंट से भी जुड़ा हुआ सवाल है जी। पॉलिटिकल वेंडेटा या फिर पॉलिटिकल विच हंट की जहां बात आती है, हमारे देश में ये कोई नया परंपरा नहीं है, ये हमेशा रहा है। आपने पिंजरे पे तोता का उदाहरण आपने दिया था सीबीआई को लेके, वो उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया था, पिंजरा का तोता। किसी उस समय के विपक्ष ने नहीं किया था ये टिप्पणी। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि मुझे आज के एपिसोड से मुझे गोवा की जो मनोहर पार्रिकर की जो सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और झारखंड में जो भाजपा की सरकार थी, जिस बहुमत जीतने के बाद भी गवर्नर का ऑफिस को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया था, रिजवी साहब के ऑफिस को और गोवा के गवर्नर के ऑफिस को, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबको लगा दिया गया था दोनों सरकार को बर्खास्त करने में, और बर्खास्त हुआ था, और उसके बाद यूपीए की सरकार थोपा गया था वहां। नतीजा ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसके चलते रिकॉल करना पड़ा था रिजवी साहब को और गोवा के गवर्नर को। वो भी पॉलिटिकल वेंडेटा था। आज जो कुछ कर्नाटका में हो रहा है, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे जरूर ये गुजरात के राज्यसभा इलेक्शन के साथ भी जुड़ा हुआ मामला कहीं ना कहीं पे है, लगता है मुझे। आप कितने हद तक सच्चाई है वो कहना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं पे लगता है जिस तरह का सिचुएशन अनफोल्ड हुआ है जी। दूसरी बात यहाँ पे, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी आती है कि अगर है तो भाजपा को इस पे पूरा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है जी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस के एमएलएज आज के डेट में क्यों कैद है कर्नाटका में, ये भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं पे नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। शंकर सिंह वगैरह ने जो कहा है कि 20 साल तक उन पे विश्वास नहीं किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसके साथ मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में तो पानी की तो बारिश हो रही है। यहाँ पे कुबेर ने मेहरबान करके
पैसा का वर्षा कर दिया है। 9.5 करोड़ के आसपास जो तमाम जगहों पे मिला है वो क्या भाजपा के संगठन के लोगों ने जाके रख दिया था क्या, या फिर सरकारी मशीनरी ने रख दिया था क्या? और इतने बड़े पैमाने पे अगर लिक्विड करेंसी अगर है और वो भी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद, इतना सारा कालाधन कहां से आ गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार को भी इस पे जवाब देने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ कांग्रेस जो भाग रही है, चाहे वो 5.5 करोड़ हो, चाहे 9 करोड़ हो, जो भी हो, उस सवाल से क्यों भाग रही है? बुनियादी सवाल से इतना पैसा कैसे आ गया? ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कानून तो अपना काम करेगा। इनकम टैक्स के छापे में अब 5.5 करोड़ मिला या 9.5 करोड़ मिला, सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छापा और आज छापे की डेट ये साबित करती है कि ये मामला राज्यसभा इलेक्शन से तो जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि अहमद पटेल जो कि सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा राज्यसभा इलेक्शन। अगर आप लेकिन कायदे से देखिए तो जिस तरह से उनके 56 विधायक थे और 6 ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद भी, यानी अगर 46 विधायक भी उनके पास हैं तो उनका हक बनता है कि राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को मिले। लेकिन आप लोग चाहते नहीं कि किसी भी तरह से यह सीट कांग्रेस के पास जाए, इसलिए यह किया जा रहा है। एक मैसेज ये जा रहा है। देखिए मैसेज आप कुछ भी उसका निकाल लीजिए। पहली बात, हम सत्ता में हैं, पॉलिटिक्स में है, हमें हर इलेक्शन जीतना और हमें सत्ता में आना, एमपी बनना, एमएलए बनना, यह हमारा काम है। इसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं विद इन द लीगल मीन्स, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी चीजें कर रहे हैं, सारे अनैतिक रास्ते इस्तेमाल नजरों में कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए प्रश्न मुझसे, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि हमें सत्ता में आने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है। अगर आपको ये लगता है, अगर आप सुन लीजिए, अगर करोड़ों रुपया दे के खरीद रहे हैं तो आप प्रूफ दीजिए। आपका क्या, आप मैं पूछ रहा हूं कि आपको देश के कानून पे विश्वास तो होगा ही, ऐसा नहीं है। जनता देख रही है, अगर आपके पास जनता देख रही है, आप लोगों की हरकतों को जनता देख रही है, जाइए इलेक्शन कमीशन में जाइए। आपकी जो हम उस पे तरक्की की जो बात हुई थी, काले रुपया को जो लाने की बात हुई थी और बहुत सारे बातें को मैं सुन लीजिए, आपका भाषण में सुन लिया। ये सब आपने ये सब इशू को खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि आप जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने काला धन नहीं ला सकते। आप 15 लाख रुपया बैंक के अकाउंट में नहीं दे सकते। आप नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते। ये सब को छुपाने के लिए कोई ना कोई इशू लाकर जनता की दिमाग को भटकाना चाहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में 2019 में इस भटकाने नहीं जाएगा। 2014 में एबादुल्ला साहब, आपसे सवाल नहीं था, गोपाल कृष्ण अग्रवाल से सवाल है। एक मिनट प्लीज, ऐसे बीच में मत बोले, ऐसे बीच में मत बोले। दूसरा कोई बोलेगा आपके बीच में तो आपको समस्या हो जाएगी। आपने ही दिया था 15 एबादुल्ला साहब, अकाउंट में देंगे, आपने गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आप बोले, नौकरी देंगे, ये सब कहाँ गया? एबादुल्ला साहब एक मिनट, आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी मुझे प्लीज। देखिए सबसे पहली प्लीज गुजारिश है आपसे अग्रवाल साहब। देखिए पहली बात, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, नारदा स्कैम तो हमारे टाइम पे नहीं आया, पहले से चल रहा है। उनके बड़े बड़े मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है, उसका जवाब इन्होंने देना है। शारदा स्कैम है, पश्चिम बंगाल में कानून की क्या व्यवस्था है, यह टीएमसी को जवाब देना। लेकिन आज का वो विषय नहीं है। बहुत सारे विषय उठा सकता हूं। पश्चिम बंगाल में कैसे हिंसा हो रही है। एक तो गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, 6 विधायक छोड़ते हैं, 3 आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जब कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर बेंगलोर जाती है तो वहां पर भी आप पहुंच जाते हैं, वहां पर भी आप छापा डलवा देते हैं। तो ये सवाल तो उठेंगे ना कि आप कहीं ना कहीं डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, विधायकों को डराने की बात हो रही है, उन्हें अपने खेमे में लाने के लिए। नहीं, देखिए ऐसे कोई विधायक कोई बच्चे नहीं है कि उनको ऐसे डराएंगे। अरे सीबीआई ने जो रेड की है, अभी भी कानून की पूरी व्यवस्था है। अगर उनके पास 9.5 करोड़ नहीं मिलते, उनकी एक्टिविटी, वो कानून में एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं मिलते आईटी लोगों को, तब तो आप और प्रश्न कर सकते थे।
फिर भी आप इंटेंशन में कह सकते हैं, टाइमिंग को कह सकते हैं, वो जवाब हम देंगे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि शिव कुमार जी कोई गुजरात के एमएलए नहीं थे। गुजरात के एमएलए क्यों कर्नाटक में बैठे हुए, ये भी एक बुनियादी सवाल है। क्यों ये जो अपोजिशन के सारे नेता हैं यह पूरे भ्रष्टाचार में इतने सारों से लिप्त थे, तो कानून और क्या आप कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं करनी चाहिए, चुप बैठे रहने चाहिए? अगर ये कहते हैं कि और भी लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे तो ठीक है, पहले और भी उनका ये कह सकते हो कि आप इसके ऊपर भी एक्शन लो, उसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर शिव कुमार के ऊपर क्यों एक्शन लिया ये नहीं कह सकते। हाँ, आप कह सकते हो कि 4 लोग और हैं, उन पे भी एक्शन लीजिए, ठीक है, वो हम बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जिस दिन आप कहेंगे कि पनामा पेपर पे करेंगे, सहारा पे करेंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब शिव कुमार जी पे एक्शन लिया है तब आप ये कह सकते, उसको गुजरात से लिंक करके, गुजरात से लिंक है तो क्या है, क्या वो भ्रष्टाचार में, ये जो भ्रष्टाचार पे उनके ऊपर आरोप है, 982 करोड़ का उनके ऊपर पेनल्टी तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लगाई थी, तो क्या वह भी गुजरात से लिंक्ड है क्या? तो अल्टीमेटली 9.5 करोड़, 10 करोड़, 10.5 करोड़ इतना पैसा उन्होंने लिया। आईटी ऑफिशियल्स ने बताया है, डिपार्टमेंट ने बताया है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। एक और बात है, आखिरी बात, 30 सेकंड नहीं, एक बात समीर भाई, यह जो 4 दिन पहले, नहीं समीर भाई एक मिनट समीर भाई, लास्ट 30 सेकंड, तो यह जो इनकम टैक्स वहां पे गई और शिव कुमार जी पे एक्शन लिया, यह केवल इस बात से थोड़ी है कि 4 दिन पहले वहां एमएलए गए तो ले लिया। अरे ये तो बहुत दिन पहले से केस चल रहा था, उनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने बताया है कि साहब जवाब दे रहे हैं। साहब जवाब दीजिए, पहले से केस चल रहा था, इनकम टैक्स के लोग उन्हें ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वो रिजॉर्ट में पाए जाते हैं और वहां पर पेपर फाड़े जा रहे थे। ये इंफॉर्मेशन भी संसद में दी गई है कि वहां पेपर फाड़े जा रहे थे, यानी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। तो क्या ऐसे में इनकम टैक्स वाले इंतजार करते कि राज्यसभा का इलेक्शन अभी हो जाने देते हैं, सबूत नष्ट करने देते हैं, उसके बाद फिर गिरफ्तार करेंगे अगर ऐसी नौबत आई तो, या कार्रवाई करेंगे? देखिए समीर साहब, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शिव कुमार जी पर ये जो केस चल रहा है ये कितना पुराना है। इसको तकरीबन 1 साल हो चुका है। 1 साल के दरमियान इंक्वायरी भी हो रही थी, हर चीज की देखरेख भी हो रही थी, उनकी जो जगह थी वहां भी सब कुछ था। 39 जगहों पर छापा मारे की इन्होंने, लेकिन खास तौर पर जो गेस्ट हाउस था, यानी जो रिजॉर्ट था, उसको निशाना बना। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1 साल से जो कार्रवाई आप कर रहे थे, तो ये अचानक आपको एक सुबह को कैसे हो गया, जब ये सारा मामला चल रहा है? के बाद की इंफॉर्मेशन आपने देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये अचानक आज सुबह क्यों छापेमारी की गई? क्या 2-4 रोज रुक करके नहीं की जा सकती थी? आप इस इल्जाम से बच सकते थे और शायद हमको कटघरे में खड़ा कर सकते बता तो दिया। लेकिन आज आप खुद कटघरे के अंदर खड़े हुए हो, आप खुद कटघरे में खड़े हुए हो। वो बताना तो बहुत आसान है, मैं भी बता सकता हूं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं। सवाल ये परसेप्शन क्या है? ये दत्ता साहब जो बैठे हैं, इन्होंने हमारे बारे में भी बहुत कुछ बात कही, लेकिन उन्होंने कहा ना कि ना कहीं इसका ताल्लुक जो है गुजरात के चुनाव से है। एक सवाल का जवाब इनमें से कोई नहीं दे रहा है। आज मैं सुबह से इनसे पूछ रहा हूं, बीजेपी के हर आदमी से पूछ रहा हूं, जो मुझे मिल भी रहा है पार्लियामेंट के अंदर और जो यहां चैनल्स पर भी बैठ रहे हैं, कि अहमद पटेल से इनको कौन सी ऐसी, अरे भाई इतने सीनियर लीडर हैं, आपकी स्टेट के हैं, आप पूरे गुजरात के अंदर एक नाम है उनका, जैसे अडवाणी जी का नाम है, जैसे अमित शाह जी का नाम है, जैसे खुद मोदी जी का नाम है। आप उनको सिर्फ इसलिए कि वो शायद सोनिया गांधी के एडवाइजर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अहमद पटेल जी का नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड में है, डिफेंस डील्स में भी है जी, इसलिए कर रहे हैं। तो पिछली बार आपने चुनाव जो था वो बगैर लड़े कैसे पूरे कर दिए थे, तब तो वो जीत करके आए थे। आपको पता है 2016 से 2006 से अब तक गुजरात में चुनाव नहीं हुआ, सिर्फ उतने ही कैंडिडेट खड़े हुए जितनी किसके पास थी। दूसरी बात पूछना चाहता हूं, आपने एक आदमी को हमारे तोड़ा, वो तो मान रहे ना, किसी भी तरह तोड़ा। सुन ले ना, और वो यहाँ पर राजनीति समीर साहब करने आए हैं, समीर साहब मैं पूछ रहा हूँ, जीतने के लिए बहुत नैतिकता के सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्यों है? मैं आप पर भी सवाल उठा रहा हूँ,
हमें एमपी राज्यसभा में भेजते हैं। मैं आप पर भी सवाल उठा रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ये कल हम एक आदमी को हमारी पार्टी से तोड़ के ले गए और उसको कैंडिडेट बना दिया। इनके पास सीटें थी, इनके पास सीटें थी, इनके पास 56 सीट आप खुद बता रहे हो हमारे पास थी। इनके जीतने की कोई गुंजाइश थी? क्यों इन्होंने हमारी पार्टी के एक टूटे हुए आदमी को एक दिन पर, इनको तो पूरी कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं है, हर एक को बेईमान कहते, तो उस बेईमान आदमी को जो पार्टी छोड़कर गया उसको अगले रोज टिकट देके राज्यसभा का आपने अरे हमारे भरोसे की बात छोड़ो, आपको ही भरोसा नहीं है। हमारे भरोसे की बात छोड़ दीजिए मीर अफजल साहब, आपको अपने एमएलए पे भरोसा नहीं है, क्यों उनको कैद कर रखा है कर्नाटक में? आप छोड़ रहे थे हम डराएंगे धमकाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारे विधायक को तोड़ लिया हम और हमारी पार्टी के नेता को तोड़ लिया और उन्हें सांसद, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा ना कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जाने के लिए नेता तैयार क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आखिर अपने मंत्री के लिए छापे से इम्यूनिटी क्यों चाहती है कांग्रेस, इतना बबूला क्यों है अगर कर्नाटक के एक मंत्री पर आईटी की रेड होती है तो? और दूसरा सवाल यह भी है कि ये जो छापों की टाइमिंग थी इसे राज्यसभा इलेक्शन से क्यों ना जोड़कर देखा जाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और इबादुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई अगला निशाना तृणमूल कांग्रेस भी हो सकती है, हमें भी डराया धमकाया जा रहा है, इसका आधार क्या है? और क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह के चार्जेस आज बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो एमपी हैं आपकी पार्टी के, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों का ठीक तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि या तो आप सही तरीके से जवाब दे दीजिए जो आरोप हैं, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। हमें किसको जवाब देनी है, कहां पे जवाब देनी है मालूम है। ठीक तरीके से उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी वालों को कि हम कैसे जवाब दें। ये कंपनी का मामला है, ये फिनांस का मामला है, वो फिनांस कंपनी अपनी जवाब देगी। दूसरी बात मैं उनको कहना चाहता हूं कि बंगाल में जो उनका सोच है, बंगाल में सोच आपको बता दें, मतलब आप खारिज नहीं कर रहे हैं उन आरोपों को जो आज बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है, खारिज नहीं कर रहे हैं आप? ममता बनर्जी जैसी लीडर मैं समझता हूं हिंदुस्तान में नहीं है, और बंगाल की जनता ममता बनर्जी हर घर घर में घुसी हुई है। इसलिए बंगाल से ये सोचना बीजेपी को बहुत अभी मुश्किल है। बहुत जो बोलते हैं दिल्ली दूर है तो बहुत ही दूर है, और ऐसा सोचना मैं समझता हूं बेवकूफी है बीजेपी वालों को, क्योंकि बंगाल एक ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी में मैं समझता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल जैसे लोग इसमें जन्म हुए थे। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म हुए थे। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग का जन्म हुआ है जो सेकुलर लोग थे। यहाँ पे ना आपस में लड़ाने वाले लोग को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ऐसी बातों को वो भूल जाएं, और बंगाल के जो दिशा, बंगाल के बारे में जो सोच रहे हैं, मैं समझता हूं बेवकूफी से और बड़ा चीज नहीं है। और ममता बनर्जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। वो जनता की भलाई के लिए, जनता के भलाई के रुकावट के लिए वो तख्त को भी छोड़ सकती है। ममता बनर्जी एक ऐसी, ठीक है अब्दुल्ला साहब, हो गया। डॉक्टर दत्ता आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? लालच नहीं है, सुन लीजिए अब्बास जी, ममता बनर्जी ठीक है, सुन लिया सर, सबसे बात करनी है, एक मिनट। खालिद साहब सुन लिया कि उन्होंने रेल मंत्री भी सुन लिया, डॉक्टर दत्ता कोल मंत्री भी छोड़ा। मेरी मैं बात समझता हूं कि उन्होंने ऐसी, आप थोड़ा खामोश रहिए। ये कोई वन वे डिबेट नहीं है जी, वन वे डिबेट नहीं है और वन वे इंटरव्यू भी नहीं है। हाँ डॉक्टर दत्ता, मां माटी मानुष की राजनीति करके हर समय जनता को उल्लू नहीं बना सकते हो। पहली बात, सफेद साड़ी पहन के और शारदा नारदा नाक तले होने के बाद अपने आप को देवी के हिसाब से साबित कर देना, ये भी हर समय होता नहीं है। ममता बनर्जी जी की जहां व्यक्तिगत छवि है, मैं मानता हूं कि वो साफ सुथरी छवि की है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं भी उस
प्रदेश से आता हूं, पर उनके आसपास जितने सारे लोग हैं वो लोग इतने ज्यादा करप्शन में लिप्त हैं और क्रिमिनल एलिमेंट्स इतने ज्यादा हैं। आज के डेट में बंगाल का हालत अगर आप देखेंगे तो दहशतगर्दी है कहीं ना कहीं पे, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे जा चुका है। तमाम जगहों पे स्कैम्स है, रियल एस्टेट का जो नेक्सस है, चिट फंड्स की जो नेक्सस है, तमाम चीजें हैं। ये सारी चीजों का जवाब कहीं ना कहीं पे देना पड़ेगा। और सिर्फ नजरुल की भूमि और सुभाष चंद्र की भूमि और टैगोर की भूमि और विवेकानंद की भूमि करने से नहीं होगा। बंगाल के अलग अलग प्रांत जल रहा है। आप अगर कहते हैं कि केंद्रीय सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात अगर मान भी लेता हूं, फिर भी तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। दार्जिलिंग क्यों जल रहा है आज के डेट में, फिर आपके 24 परगना क्यों चल रहा है? जिसका जवाब वहां पर भी जनता को मिलना चाहिए। ठीक है अरविंद निषाद साहब, ये जो बात कही जा रही है कि भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है, ये सरकार भी कह रही है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर हम वार कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ विपक्षी भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है, कहीं इसीलिए तो आप इधर नहीं आ गए। देखिए समीर साहब कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के मामले पर ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था। जिस समय ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था उस समय श्री राहुल गांधी जी की देश और दुनिया में काफी तारीफ हुई थी। वही राहुल गांधी जी से जब नीतीश कुमार जी दिल्ली में वार्ता कर रहे थे, लालू यादव बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए आग्रह करने गए थे, तो एक आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, तो जब बीच का रास्ता जब निकालने का उनसे आग्रह करने गए थे तो वो खामोश हो गए, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला। एक दूसरी बात, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा भारती या राबड़ी देवी पर जो आरोप लगे हैं और जो विभिन्न कंपनियों के जो रजिस्ट्रेशन में सीएम हाउस का एड्रेस दिया गया है, सेम केस आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आवास का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजा के कंपनी का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का एड्रेस दिया गया है। सेम नेचर ऑफ केस है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं ये लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने का काम किया, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजा का केस हो। आज जो वहां जो रेड हुआ और रेड में जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और जो कंपनियों का जो पता दिया गया था वह मुख्यमंत्री निवास का पता दिया गया था। यह तो अपने आप में समझ से परे है कि जो मुख्यमंत्री का आवास है, सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री का निवास है, उसका आप व्यावसायिक इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर देना पड़ेगा टीएमसी के नेताओं को, मुख्यमंत्री को। अरविंद साहब, ठीक है अरविंद जी, मीम अफजल साहब, वो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि सिर्फ विपक्षी भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि चूंकि ये बहस नीतीश कुमार पे नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे दोस्त जो नीतीश कुमार जी की पार्टी से हैं वो भ्रष्टाचार में बड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं और शायद ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन में अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उससे लड़ना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपको एक आधा मिनट की एक मोदी जी की क्लिप सुना रहा हूं और 32 नहीं 33 इल्जाम उन्होंने नीतीश जी पर, लालू जी पर लगाए थे इलेक्शन के दौरान में। 33 घपले बताए थे आपके। उसके बाद आप उधर चले गए तो आप एकदम पाक साफ हो गए। जरा सुन लीजिए गौर से क्योंकि आपके लिए ये आंखें खोलने के लिए काफी होगा। और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। क्या मतलब रह गया मीम अफजल साहब? अरे क्यों नहीं रह गया, क्यों नहीं रह गया? मैं सूची देख रहा था, मैं जरा हैरान हो गया। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें। अरे मीम अफजल साहब से ये पूछिए ना कि भ्रष्टाचार के मामले पर ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम उनके नेता ने किया था। सेम नेचर का कंपनी का केस आ रहा है, मुख्यमंत्रियों का मेरे बारे में नहीं बोल रहे, इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहे। इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्रियों का आवास होता है। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं जिनके साथ आप चले गए?
ठीक है, आप बताइए ना साहब, वो हमें भी पता है, कौन से वो हमें भी पता है। जब जेडीयू ने नरेंद्र मोदी का दामन थामा, उसके बाद हमने भी तमाम ऐसे बयान चलाए, दोनों ही पार्टियों के, नीतीश कुमार के भी और नरेंद्र मोदी के भी, दोनों के ही बयान चले, खूब जमकर चले मीडिया में। समीर भाई चर्चा क्या है? कर्नाटक में शिव कुमार जी के ऊपर इनकम टैक्स रेड की बात है। अब ये आप ये जो क्लिप दिखाना चाह रहे हैं, साहब बोले, आप बोले, तो ये जो क्लिप दिखाना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब? यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है क्या? फिल्म चल रही है क्या मीम अफजल साहब? बड़ी अहम बात कही आपने। नहीं, ये नाटक मीम अफजल साहब जरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे भी दिखा दीजिए ना। अरे प्रधानमंत्री की तकरीर सुना रहा हूं यार, मीम अफजल साहब बता रहा हूं उसको। अहमद पटेल जी के कारनामे भी दिखा दीजिए। जेडीयू और बीजेपी कारनामे अहमद पटेल के भी दिखा दीजिए। ऐसा अहमद पटेल ऐसा नाटक जो कर रहे हैं, सुना रहा हूं, आप उसे नाटक कह रहे हो। अच्छा मीम अफजल साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके नेता कब जा रहे हैं? आपके नेता राहुल गांधी कब जा रहे हैं बेंगलोर, या फिर डीके शिव कुमार के भरोसे ही छोड़ दिया आपने सारे 42 विधायकों को अपने? देखिए समीर साहब, अरे वो इनसे पूछे वो इटली कब जा रहे हैं आराम करने? सुनिए, अगर इटली कब जा रहे हैं? उन्हें ना चिंता है गुजरात के जनता की, जो वहाँ पे बाढ़ में परेशान है, 224 लोगों की डेथ हो गई है और ये उस चीज की कोई चिंता नहीं है। उनको कहिए इटली कब जा रहे हैं, लंदन कब जा रहे हैं घूमने? ठीक है, पूछ लीजिए प्लीज अग्रवाल जी। अरे आप ये पूछ लीजिए, वो जब जाएंगे ये पूछ लीजिए कि लंदन घूमने कब जा रहे हैं। वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी अगर चले जाते हैं तो हमारा क्यों प्रॉब्लम? कांग्रेस का प्रॉब्लम है, आपका बेड़ा गर्क करते रहते हैं। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या शिव कुमार का भ्रष्टाचार है। हमारी समस्या शिव कुमार जी का भ्रष्टाचार है। राहुल लंदन जाए या इटली जाए वो आपकी समस्या है ना, हमारी समस्या नहीं है। राहुल जी लंदन जाए इटली जाए, हमारी समस्या है तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार, लालू यादव का भ्रष्टाचार, अहमद पटेल जी का भ्रष्टाचार। जो हमारी समस्या ये पिछले 2 दिनों से लगातार ऐसे खबरें हैं। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि एआईएडीएमके के दोनों जो फैक्शंस थे वो भी एनडीए के अम्ब्रेला के तहत अपना आने वाले हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी का, एनडीए का राज तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। अभी भी एनडीए की 18 राज्यों में आज की तारीख में सरकार है, 15 राज्यों में वो 13 राज्यों में अपने दम पर बीजेपी सरकार में है। और अब एआईएडीएमके भी अगर एनडीए के तहत आ जाता है तो आप एक तरह से देखिए कि हिंदुस्तान के 74% पर एनडीए का राज हो जाएगा। क्यों ये बढ़ता जा रहा है और क्यों विपक्ष कम होता जा रहा है, जो कि एक चिंता का सबब भी है, क्योंकि जबरदस्त डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है। देखिए, नैतिकता को छोड़ के, लोकलाज को छोड़कर अगर शासन बढ़ाया जाता है, पार्टी बढ़ाई जाती है, पार्टी मजबूत की जाती है, चुनाव जीते जाते हैं, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हाँ। और नेता की जिम्मेदारी केवल अपनी पार्टी को जिताना भर नहीं है या केवल सरकार बनाना भर नहीं है, देश को दिशा देने का काम भी नेता का होता है। भविष्य कैसा होगा, देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, ये जिम्मेदारी भी जो वर्तमान में शासक है उनकी है। तो इस तरफ तो उनकी कोई चिंता नहीं है। और जिस तरह से हर पार्टियों को तोड़ तोड़ के और अपनी पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पूरा आप इतिहास उठा के देखें, अब जिस तरह से अहमद पटेल को गुजरात में आना था चुनाव जीत के, नैतिकता तो ये कहती है कि अगर 1-2 वोट उनके पास कम भी होती तो अभी भारतीय जनता पार्टी को उन्हें जिता के लाना चाहिए था, क्योंकि वो एक विपक्षी पार्टी के मजबूत नेता हैं और मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष मीडिया ये लोकतंत्र की शर्त हैं। मीडिया को निष्पक्षता से हटाना, विपक्ष को कमजोर करना, ये लोकतंत्र की समाप्ति के संकेत। लेकिन वो तो बीजेपी तो अपने इरादे साफ जाहिर कर रही है ना, वो तो कह रही है कि हम नहीं जीत के आने देंगे, ये हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हम तो लड़ेंगे। ये नैतिकता के मापदंड पे बीजेपी की हार है। चाहे वो पार्टी, उनकी पार्टी जीत जाए, उनका कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन नैतिक तौर पे बीजेपी की हार है। और बीजेपी डरी हुई है, अगर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है तो बीजेपी डरी हुई है, फिर बीजेपी अपनी जगह सही नहीं है। मीम अफजल साहब, क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह की तस्वीर हमें नजर आ रही है कि आपके गुजरात के जो कांग्रेस विधायक हैं उनको आपको बेंगलोर के रिजॉर्ट में रखना पड़ता है कि कहीं बीजेपी तोड़ ना ले, कुछ विधायक छिटक जाते हैं। एक बड़ी इस वक्त चुनौती है क्या कांग्रेस पार्टी के सामने अहमद पटेल को जिताना?
समीर साहब, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं, आपका सवाल गालिबन ये है जी कि आप जिसके घर में चोरी हो रही है उससे ये पूछ रहे हैं अपना सामान संभाल के क्यों नहीं रखा। चोर की कोई खता नहीं है, आप चोर से कोई सवाल नहीं कर रहे। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। जिसके घर में चोरी हो रही है उससे सवाल कर रहे हैं कि आपने अपना सामान संभाल के क्यों नहीं रखा, लेकिन मैं कतई नहीं कह रहा कि चोर की कोई खता नहीं है। आप पूछ रहे हैं, आप नैतिकता की बात करते हैं, इतना बड़ा चैनल में बैठे हुए हैं और आप सवाल अपोजिशन से कर रहे हैं, सरकार से नहीं कर रहे, जो लूटमारी और चोरी कर रही है, जो बाकायदा गुंडागर्दी कर रही है। सवाल पूछने की आप में हिम्मत है? सवाल ना करूं क्या? आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत है सवाल पूछने की? मैं आपसे पूछता हूं। आप ये सवाल मत पूछिए, आप यहाँ जवाब चला रहे हैं मीम अफजल साहब। आप आपसे पूछ रहे हैं मैं आपकी हिम्मत की बात कर रहा हूं कि आप में हिम्मत है क्या? कांग्रेस क्यों नहीं बचा पा रही है? आपको अपने 42 विधायकों को रिजॉर्ट में छुपा कर रखना पड़ता है, कैद करके रखना पड़ता है, और आप चाहते हैं आपसे सवाल ना पूछा जाए। इसलिए कर रखा है कि चोर आने वाला है, डाका डालने वाला है, तो सामान को संभाल के तो रखेंगे हम। अच्छा, ठीक है। आपको इतराज है इसमें? ये हुई ना बात। आपको इतराज है? एतराज क्यों? आपसे पूछ रहा हूं, आपको इतराज है इस पर? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, तो पूछिए ना, सवाल इनसे पूछिए, जवाब दीजिए। अग्रवाल जी से पूछिए सवाल, बीजेपी से कह रहे हैं चोरी होने वाली है तो हम अपना सामान संभाल के क्यों ना रखें। अग्रवाल साहब, डाकुओं को सपोर्ट करेंगे क्या आप? देखिए, पहली बात कि आप संभाल के रखिए जी, आप संभाल के रखिए, लेकिन आप ये तो जवाब देंगे कि जब गुजरात में इतनी आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, 224 लोगों की जान चली गई, आपके जनप्रतिनिधियों को वहां पे होके वहां पे जनता की सेवा करना, आप एक एमपी के लिए, एक एमपी की सीट के लिए छुपा के बैठे हुए हैं। तुम्हारे कोई अरे आप छुपा के बैठे। वघेला जी का क्या स्टेटमेंट है? शंकर सिंह वघेला जी क्या कह रहे हैं? मीम अफजल साहब, उनको जवाब तो दे दीजिए कि अभी तक आपका 20 साल से अपने नेता पे विश्वास नहीं है, आपके एमएलए पे आपका विश्वास नहीं है। क्या सत्ता चला रहे हैं? क्या लोगों का आप पे विश्वास नहीं है? जनता का आप पे विश्वास नहीं है? भ्रष्टाचार के कारण आपको 44 सीटों पे होता हुआ क्या नजर आ रहा है आपको? अभी भी टेढ़ी खीर है क्या जिताना अहमद पटेल साहब को? आपको हमारे नेता से लेना देना क्या है? इनको पे विश्वास नहीं है, इनको अपने एमएलए पे विश्वास नहीं है। मैंने अभी तक आपके नेता के बारे में मुझे समीर, मुझे लगता है कि अगर एक दो तीन चार एमएलए अगर कांग्रेस की छिटक जाती है तो अहमद पटेल के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। सवाल यहाँ पे ये है कि शायद मीम अफजल साहब को अच्छा नहीं लगेगा, मैं जाते जाते एक सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस के घर में अगर इतने सारे विभाजन है तो वो तो कांग्रेस को चिंता करना चाहिए ना। सारे क्यों तितर बितर हो रहे दिल से और इधर उधर क्यों भाग रहे? इधर उधर भाग रहे, कोई अगर शिकार कर रहा है इधर उधर भाग रहे, और कोई अगर शिकार कर रहा है तो उस शिकार को रोकिए, उस शिकार को रोकिए। इतने सारे विभाजन मत पालिए आप अपने संगठन के। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। मीम अफजल साहब नाराज ना हो, सवाल सबसे पूछा जाएगा, पक्ष से भी, विपक्ष से भी, सरकार से भी और ऑपोजिशन से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ATV उर्दू, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।